हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है टीडीएम क्लासेस में। आज हम कक्षा 12वीं के यूनिट 6 के अंतर्गत जीव में जनन वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो इसका हम लोग सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं कि जनन होता क्या है। जनन की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनन क्या होता है उसको देखते हैं। तो जनन का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि अपने समान संततियों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान जो जीव है उसको ही उत्पन्न करना जनन या फिर प्रजनन कहलाता है। इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। मतलब अपने समान अपना डुप्लीकेट जीव उत्पन्न करना ही एक जनन कहलाता है। यह जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वे अपने समान नई संततियों को उत्पन्न करते हैं। इसे ही प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के द्वारा जीवधारी अपने आनुवंशिक पदार्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं। मतलब प्रजनन के माध्यम से एक नए गुणों का विकास होता है। इसके माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण या फिर जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो स्थानांतरित होते रहते हैं। ये भी प्रजनन का एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवधारियों के समान पौधों में भी प्रजनन का गुण पाया जाता है। पौधे सामान्यतः बीजों द्वारा गुणन करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि प्रजनन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। प्रजनन की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसे प्रजननिका या जैसे युग्मक हो गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में गैमीट कहते हैं, उससे एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। ये प्रजनन की पहली विशेषता हो गई। अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो इसे प्रजनन इकाइयाँ बनती है। वहीं अगर हम तीसरी विशेषताओं की बात करें तो इस प्रक्रिया के कारण कोशिका एवं जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। ये भी प्रजनन की एक मुख्य विशेषताएं हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला जो चौथा विशेषता है वो हमारा ये है कि इसके कारण ही जो कोशिका का विभाजन है वो संभव हो पाता है। अगला जो हमारा पांचवा विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि जो प्रजनन के माध्यम से ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसके माध्यम से जो आनुवंशिक गुण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। अर्थात माताओं के जो लक्षण होते हैं या फिर पिताओं के लक्षण होते हैं वो डीएनए डुप्लीकेशन के माध्यम से प्रजनन क्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आरएनए, प्रोटीन एवं अन्य जैविक रासायनिक पदार्थों का भी संश्लेषण होता है। ये तो हुई हमारे जो प्रजनन है उनकी विशेषता है। यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगला जो हमारा है कि प्रजनन से हम लोग को क्या क्या लाभ है, इसे हम लोग देखते हैं। एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन से हमारा क्या लाभ हो सकता है? सबसे पहली बात तो प्रजनन के माध्यम से नई जो संततियों का विकास होता है या फिर नई संततियाँ बनती है। तो इससे जो विलुप्त हो रहे जो संततियाँ होती है या फिर विलुप्त हो रहे जीव क्या होते हैं, बचे रहते हैं। मतलब प्रजातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी प्रजनन आवश्यक है। या फिर प्रजनन से हमारा मुख्य लाभ ये होता है कि जो विलुप्त हो रहे जीव होते हैं वो प्रजनन क्रिया के माध्यम से विलुप्त होने से बचे रहते हैं। ये तो हमारा प्रजनन का पहला लाभ हो गया। दूसरा, जो रोग वगैरह होते हैं या फिर जो जीर्णता आयु होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों से होता रहता है। उसी प्रकार तीसरा जो इसकी लाभ है, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। मतलब जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना प्रजनन से एक मुख्य लाभ हमको क्या मिलता है कि जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता या फिर मदद प्राप्त होती है। जीवों का जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। प्रजनन के कारण ही जीवों एवं जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। और चौथा जो है विभिन्नताएं। प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं आती है और नए नए गुण वाले जीव बनते रहते हैं। नए गुणों वाले जीवों का विकास होता है या फिर नए गुणों वाले जीव का जो है निर्माण होता है। प्रजनन की पांचवा जो लाभ है, विभिन्नताओं का स्थानांतरण। प्रजनन के कारण ही विभिन्नता एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहे। मतलब प्रजनन के माध्यम से ही माता पिता के जो लक्षण होते हैं या फिर माता पिता के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो अपनी संतति या फिर अपने बच्चों में आ जाते हैं। ये भी प्रजनन का एक मुख्य लाभ है। अगला हम देखते हैं कि हमने प्रजनन क्या होता है, ये तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में समझ चुका है कि प्रजनन अपने समान नए संततियों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है।
तो अगला हम देखते हैं कि प्रजनन की विधियां कौन कौन सी है जिसके माध्यम से हम नई संततियों का निर्माण करते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की विधियां। जीवों में सामान्यतः प्रजनन की कुछ विधियां पाई जाती है, जिसमें जीवों में प्रजनन की मुख्यतः दो विधियां पाई जाती है, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल, जिसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो हमारा विधि है उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला स्लाइड में हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है या और लैंगिक जनन क्या होता है। और ये तो हम लोगों ने देखा प्रजनन की विधियां, और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन से तात्पर्य यह है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें जनन कोशिकाएं या विशिष्ट जनन कोशिकाएं या तो नहीं बनती या तो केवल समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही एक नई कोशिकाओं या फिर नए जीवों का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। यह केवल समसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है, समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार की जो प्रजनन की विधि है उसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन प्रायः निम्न वर्गीय पौधों जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गया, सेबल हो गया, कवक हो गया, टेरिडोफाइट्स आदि में अलैंगिक प्रजनन की विधि पाई जाती है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही नई संततियों का निर्माण होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा, केवल समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही नई कोशिकाओं या फिर नए जीवों का निर्माण होता है। तो उस प्रकार के प्रजनन को हम लोग अलैंगिक प्रजनन या फिर अलैंगिक जनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये तो ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या विशेषताएं होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक कोशिका भाग लेगा, क्योंकि इसमें मेल या फीमेल गैमीट ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब इसमें एक जनकी अर्थात एक ही जनक कोशिका भाग लेती है, इसलिए इसे मोनोपेरेंटल या फिर एक जनकीय कहा जाता है। ये उसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो जनन है या फिर जो प्रजनन होती है उसमें जनक की जो है कायिक कोशिका, कायिक मतलब जो जनक कोशिकाओं या फिर लैंगिक कोशिकाओं को छोड़कर पौधे या फिर जंतु के अन्य किसी भाग से कोशिका का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं या फिर उसे हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं। जैसे एक प्लांट हो गया, उदाहरण के लिए एक प्लांट हो गया, प्लांट के किसी जैसे छाल वाले भाग से एक नए प्लांट का निर्माण होता है, तो इस छाल वाले भाग को हम लोग कायिक कोशिका कहेंगे, और उससे निर्मित जो नया प्लांट है या फिर जो निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग सोमेटिक रिप्रोडक्शन या फिर कायिक प्रजनन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? ठीक है। तो अगला, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मकों का संलयन किसमें होगा? जिसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल गैमीट नहीं बनते, इस कारण इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होगा, इस कारण इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही कोशिकाओं का विभाजन होता है, ये भी इसका मुख्य विशेषताओं में से एक है। और इसमें बनने वाली संततियां जनक के समान होती है, और जनक के समान ही, जनक से तात्पर्य है दोस्तों यहाँ पर माता पिता, माता या फिर पिता या फिर वो पेरेंटल सेल होते हैं जिससे डॉटर सेल का निर्माण होता है, उसे हम लोग जनक कहते हैं। इसमें हैप्लॉइड एवं डिप्लॉइड पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता है। नवजात संततियां आनुवंशिक रूप से समान होती है। ये तो ही हमारी अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? ठीक। अगला हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन से क्या क्या लाभ हो सकता है। अलैंगिक जनन से पहला लाभ ये होगा क्योंकि इसमें केवल एक ही जनक कोशिका भाग लेती है, ये पहला लाभ है। दूसरा, इसमें केवल असूत्री या फिर समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही नई संतति का निर्माण होता है। यह जीवों के दूर दूर तक फैलने में मदद करता है।
चौथा जो हमारा लाभ है, एक जंतु अधिक संततियों को पैदा कर सकता है। और दूसरा पांचवा जो हमारा लाभ है, यह एक प्रजनन की विधि है। ये तो हो गई अलैंगिक प्रजनन या फिर अलैंगिक जनन के लाभ। अगला हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है, इसे हम लोग देखेंगे तथा एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसके विभिन्न प्रकार है। एक विखंडन के द्वारा होता है, जिसे हम लोग फिजन के नाम से भी जानते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड है फिजन। मुकुलन, जिसे हम लोग बाई बडिंग कहते हैं। बडिंग के माध्यम से, बडिंग मतलब कलिका, गेम्यूल के माध्यम से होता है। प्लाज्मोटोमी के माध्यम से, गेम्यूल के माध्यम से, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण द्वारा, बहुविखंडन द्वारा। ये जो है अलैंगिक प्रजनन की मुख्य प्रकार हैं। हम देखते हैं एक एक करके कि विखंडन विधि क्या होता है। यहाँ उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन से क्या क्या हानि है। इस प्रजनन में बने जीव में वातावरण के प्रति तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। अनुकूलन से तात्पर्य यह है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। दूसरा, इस प्रजनन में युग्मक संलयन नहीं होता। इस पिछली स्लाइड में ही हमने देखा है कि इसमें कोई युग्मकों का संलयन नहीं होता। इस कारण इसमें उतनी अधिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। इस प्रजनन से विकास की संभावना क्षीण होती है। क्षीण मतलब उतनी अधिक प्रभावी नहीं होती जितना कि लैंगिक जनन में होती है। अगला हम देखते हैं कि प्रजनन की जो मुख्य प्रकार है उसमें से पहला जो प्रकार था विखंडन। विखंडन जिसे इंग्लिश में फिजन कहते हैं। इसमें जो है कोशिका के बीच में विखंडन से तात्पर्य खंड हो जाना। इससे तात्पर्य यह है कि खंड हो जाना। विखंडन से तात्पर्य खंड हो जाना, और उस खंड से यदि हमारा एक नई कोशिका का निर्माण, इस खंडित भाग से यदि नई कोशिका का निर्माण होता है तो उस प्रकार की जो प्रजनन होती है उसे बाइफ्यूजन या फिर विखंडन कहते हैं। इसे हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे अगली स्लाइड में। विखंडन द्वारा यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, और ये क्या है, एक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। दूसरा, इस विधि में एक कोशिका एक से अधिक खंडों में या फिर टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। इसमें एक कोशिका होती है, वो कोशिका एक या फिर एक से अधिक खंडों में विभाजित हो जाती है। माना कि एक कोशिका है, उसमें क्या होगा, ये जो कोशिका एक या एक से अधिक खंडों में यदि विभाजित हो जाएगी, और जैसे एक कोशिका है वो एक या एक से अधिक खंडों में विभाजित हो गई, और इस कोशिका से एक नए जीव का निर्माण होगा, तो उस प्रकार के जो विखंडन होता है उसको विखंडन विधि के माध्यम से प्रजनन कहते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड से एक नया जीव या कोशिका बन जाती है। यह भी विखंडन भी दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन या फिर बहुविखंडन। अगला है, इसमें लिखा हुआ है द्विविखंडन। इसमें द्वि से तात्पर्य है दो, विखंडन से तात्पर्य है खंड या फिर भाग। अर्थात इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक कोशिका है वह दो भागों में या फिर दो खंडों में विभाजित हो जाएगी। एक कोशिका आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाएगी, और उससे एक नई कोशिका का निर्माण होगा या फिर जीव का निर्माण होगा, तो उस प्रकार के खंडन को हम लोग द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। मतलब एक कोशिका का दो भागों में या फिर दो खंडों में विभाजित हो जाना द्विविखंडन कहलाता है। और जो बहुविखंडन और इसका दूसरा प्रकार है बहु मतलब बहुत सारे,
बहुत सारे खंडन मतलब भाग, मतलब एक कोशिका दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाती है तो उस प्रकार की जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। इसमें द्विविखंडन से तात्पर्य है सीधा सीधा है कि द्विविखंडन इस विधि में विभाजित होने वाला जीव या कोशिका के मध्य भाग में एक खांच बनता है और जिसके कारण जीव या कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है तो उस प्रकार के विखंडन को द्विविखंडन कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक। और उससे प्रत्येक कोशिका से एक नया जीव बन जाता है तो उस प्रकार की जो प्रजनन होता है उसे द्विविखंडन प्रजनन कहते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक कोशिका है जिसे पेरेंट अमीबा कहते हैं। मतलब एक पेरेंट मतलब जनक जो अमीबा है वह उसके बीच में क्या पड़ रहा है, एक खांच बन गया और खांच जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। खांच जो है एक पतला होते जाता है और आगे चलकर ऐसा होता है कि वो खांच जो है बीच से अलग हो जाता है और एक दो जीव का निर्माण करता है, मतलब 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो विधि है उसे हम लोग द्विविखंडन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक। अगला हमारा है बहुविखंडन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मल्टीपल मतलब बहुत सारे भागों में, बाइनरी फ्यूजन मतलब दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तो उस प्रकार के विखंडन को बहुविखंडन कहते हैं। इस प्रकार के लैंगिक प्रजनन में जीव शरीर में उपस्थित नाभिक लगातार कई बार विभाजित होकर अनेक पुत्री नाभिक बना लेता है। मतलब जो नाभिक मतलब जो केंद्र जो न्यूक्लियस रहता है वो लगातार कई बार विभाजित करता है और अनेक बहुत सारे छोटे छोटे पुत्री मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस का निर्माण करता है और यही नाभिक चारों ओर से लास्ट में कोशिका द्रव्य से घिर जाता है और इस प्रकार जनक कोशिका अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के विखंडन की विधि को बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है अलैंगिक प्रजनन का वो है बाई बडिंग। बाई बडिंग से तात्पर्य है बडिंग से तात्पर्य है जैसे कोई एक प्लांट है हमारा, जैसे हमारा कोई प्लांट है, पेरेंट्स जो सेल है वहाँ पर एक क्या बन जाएगा, उभार बन जाएगा जिसे हम लोग बर्ड्स या फिर कलिका कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, कलिका कहते हैं। मतलब सबसे पहले कोई प्लांट होगा या फिर कोई सेल्स होगा यहाँ या फिर जो मातृ कोशिका होगी इसको क्या बोलेंगे, मातृ कोशिका। मातृ कोशिका बोलेंगे। इस मातृ कोशिका पर सबसे पहले एक उभार बनता है, इस उभार को बर्ड या फिर कलिका बोलते हैं। ये कलिका आगे चलकर इससे क्या करता है, पोषक प्राप्त करता है और बड़ा होते जाता है और अंत में एक समय ऐसा होता है कि ये इस वाले भाग से अलग होकर एक नई जो सेल्स या फिर नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो उस प्रकार की जो विधि होती है उसे हम लोग बडिंग कहते हैं। तो ये बडिंग आप लोग को समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं कि जो बडिंग क्या होता है। इस प्रजनन में वयस्क जीव मतलब जो पेरेंट सेल्स होते हैं उसके शरीर पर सबसे पहले एक उभार बनता है जिसे कलिका कहते हैं। पिछले स्लाइड में ही हमने बताया था कि जो उभार बना था उसे हम लोग कलिका कहते हैं और वो विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना लेता है। इस विकास के दौरान यह अपना पोषक जनक से प्राप्त करता है। हमने ये बताया था कि इस होस्ट से मतलब जनक कोशिका से क्या करता है, पोषक तत्व को लेता है और अपने आकार प्रकार और साइज में वृद्धि कर लेता है और एक समय ऐसा आता है कि इस पेरेंट सेल से ये जो बर्ड्स है या कलिका है वो अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार बनी संतति बडिंग के माध्यम से प्रजनन कहलाता है या फिर कलिका के माध्यम से प्रजनन कहलाता है। फिर विकसित होने पर यह जनक मतलब जो पेरेंट सेल्स होता है उससे अलग होता है और एक नया जीव बना जाता है। इस प्रकार का जो है प्रजनन हाइड्रा में देखने को मिलता है। यहाँ डायग्राम से भी स्पष्ट हो रहा है
कि ये क्या है, एक प्रकार से पेरेंट हाइड्रा है। इस पर एक उभार बनता है जिसको हम लोग बड कहते हैं, बड कहते हैं। ये बड्स आगे चलकर इससे पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और अपने आकार तथा साइज में वृद्धि कर लेता है। सेकंड स्टेज में देखने को मिल रहा है। और जो थर्ड स्टेज है इसमें ये क्या हो जाता है, एक पूर्ण विकसित हो जाता है, अपनी आकार प्रकार और साइज में वृद्धि कर लेता है और ये क्या हो जाता है, पूर्ण विकसित जीव बना देता है। और यह विकास के दौरान एक समय ऐसा होता है कि अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है या फिर नए जीवों का निर्माण करता है। तो उस प्रकार की जो प्रजनन होती है उसे हम लोग मुकुलन द्वारा प्रजनन भी कहते हैं। ये तो हुई मुकुलन। अगला हमारा जो अलैंगिक प्रजनन का जो प्रकार है वो है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी से तात्पर्य है इसमें प्लाज्मो से तात्पर्य है द्रव या फिर जिसे हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। प्लाज्मा से तात्पर्य है तरल पदार्थ। जो प्लाज्मोटोमी द्वारा इस प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन की एक मुख्य विधि है। ये क्या है, अलैंगिक प्रजनन की एक मुख्य विधि है। ये भी क्या है, अलैंगिक प्रजनन की एक मुख्य विधि है। ये क्या है, अलैंगिक प्रजनन की एक मुख्य विधि है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, अलैंगिक प्रजनन है। इसमें जो कोशिका जो समसूत्री विभाजन की घटना के बिना बहुत सारी संतति कोशिकाओं में विभाजित है। जो इसमें जो प्लाज्मा हो जाता है जो समसूत्री विभाजन के बिना समसूत्री विभाजन के एक से अधिक संततियों में विभाजित हो जाती है और एक नए जीव का निर्माण करती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसमें जो प्लाज्मा होता है वो बिना समसूत्री विभाजन के बहुत सारी संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और एक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो प्रजनन की उस प्रकार की विधि को प्लाज्मोटोमी प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है, डायग्राम से स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर्स मतलब इंडिविजुअल मतलब बहुत सारी प्रोटोजोआ या कोशिका समसूत्री विभाजन की घटना के बिना दो या अधिक बहुकेंद्रीय संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि जो प्लाज्मोटोमी द्वारा जो प्रजनन होता है वह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है तथा इसमें बिना समसूत्री विभाजन के संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार की जो प्रजनन की जो विधि है वह पॉलीमिक्सा या फिर पॉलीमिक्सा में देखने को मिलता है। अगला जो हमारा प्रजनन है वो गेम्यूल के द्वारा प्रजनन। यह अलैंगिक प्रजनन की एक मुख्य विधि है या फिर मुख्य प्रकार है जिसमें एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। यह जो प्रजनन है यह विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है जिसे गेम्यूल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गेम्यूल कहते हैं। जब किन्हीं कारणों से जनक की मृत्यु हो जाती है, जब किसी कारणों से पेरेंट सेल या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनक की क्या हो जाती, जनक की मृत्यु हो जाती है। जब किन्हीं कारणों से इस जनक कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो एक गेम्यूल अनुकूल परिस्थिति पाकर विकसित हो जाते हैं और एक नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो उस प्रकार की जो प्रजनन की विधि है उसे हम लोग गेम्यूल के द्वारा प्रजनन कहते हैं। मतलब गेम्यूल इसमें एक कोशिका रहती है, एक जनक कोशिका, एक गोलाकार कोशिका होती है
जिसे हम लोग गेम्यूल कहते हैं, गेम्यूल कहते हैं। जब इस जनक कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जनक कोशिका की मृत्यु हो जाती है, यदि इस जनक कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो ये जो गोलाकार कोशिका होती है जिसे हम लोग गेम्यूल या फिर स्टेटोब्लास्ट कहते हैं, ये अनुकूल परिस्थिति पाकर विकसित हो जाते हैं। जैसे अनुकूल परिस्थिति पाकर विकसित हो जाते हैं और एक नए जीवों का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार के प्रजनन को गेम्यूल के द्वारा प्रजनन कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है, जिसे गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। मतलब ये स्टेटोब्लास्ट या गेम्यूल वह होता है, एक कोशिका होती है जो गोलाकार के रूप में होती है जनक में, जो जनन एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं की जो गोलाकार कोशिका होती है उसे ही गेम्यूल या फिर स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। जब किसी कारण से जनक मतलब अपने पेरेंट की मृत्यु हो जाती है, तब एक गेम्यूल अनुकूल परिस्थिति के आने पर विकसित होकर एक नया जन्म बना लेता है। गेम्यूल के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कटीला तथा स्टेटोब्लास्ट के चारों तरफ एक चिकना काइटिनस सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। मतलब जो काइटिनस है, ये स्टेटोब्लास्ट के चारों तरफ पाया जाने वाला एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसे हम लोग काइटिनस कहते हैं। उदाहरण स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला में इस प्रकार का प्रजनन देखने को मिलता है। अगला हमारा प्रजनन की जो प्रकार है वो है खंडीभवन या फिर रीजनरेशन। खंडीभवन से तात्पर्य है खंडीभवन से तात्पर्य है कि इस प्रकार की जो प्रजनन में जो पेरेंट सेल्स होते हैं, जो पेरेंट सेल्स होते हैं उसको यदि उस पेरेंट सेल होता है वो यदि या फिर कट जाता है या फिर उसको कई टुकड़ों में बांटा जाता है और उस एक टुकड़े से जो कटे हुए टुकड़े से नए जीवों का निर्माण होता है, नए जीवों का निर्माण होता है तो उस प्रकार की जो प्रजनन है उसे हम लोग खंडीभवन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनक कोशिका होती है उसको या तो टुकड़ों में काटा जाता है और उससे एक टुकड़े से एक नई कोशिका या फिर नई जीवों का निर्माण होता है, तो उस प्रकार के प्रजनन को हम लोग खंडीभवन या फिर रीजनरेशन कहते हैं। इसमें लिखा है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें जंतु शरीर किन्हीं कारणों से यदि कट जाता है या फिर उसको काटा जाता है, मतलब जो शरीर रहता है या फिर जंतु का जो शरीर रहता है उसको या तो काटा जाता है या फिर उसका कोई भाग कट जाता है, तो उस कटे हुए टुकड़ों से यदि विकसित होकर एक नया जीव बनता है तो उसे हम लोग खंडीभवन या फिर रीजनरेशन कहते हैं। जैसे डायग्राम से स्पष्ट हो रहा होगा कि एक जनक कोशिका होती है, उसको 3 टुकड़ों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, और उस प्रत्येक टुकड़ों से एक एक नए जीवों का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रजनन होती है उसे हम लोग खंडीभवन प्रजनन या फिर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि छिपकली का पूंछ को काट दिए हैं या फिर कट गया है और इससे एक नया जीव का निर्माण हो रहा है, इससे एक नया जीव का निर्माण हो गया। तो उस प्रकार की प्रजनन को हम लोग रीजनरेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये तो हुई खंडीभवन या पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन। अगला जो हमारा प्रकार है बाई स्पोर्स मतलब बीज के माध्यम से यदि नई कोशिका या फिर नए जीवों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग बाई स्पोर्स या फिर बीजाणुओं द्वारा प्रजनन कहते हैं। ये तो हुई हम लोगों का अलैंगिक प्रजनन की मुख्य प्रकार। आज हम लोगों ने देखा अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, उसके लाभ, उसकी हानियां तथा प्रजनन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा चैप्टर होगा या फिर अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।